हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों आज अपन लोग सीएचएसएल 2024 टायर वन का 1 जुलाई 2024 शिफ्ट 2 का पेपर करेंगे। शिफ्ट 1 का पेपर मैंने डाल दिया है। आई होप कि वो आप लोगों ने देखा होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 2x बाय अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो टेन थीटा की क्या वैल्यू होगी ये बतानी है। देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब यहां पे अपन कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर हो गया 2xy और हाइपोटेनियस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये एक डायरेक्ट ट्रिपलेट होती है जो कि आपको पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस पहले से हो चुके हैं तो अब ये जो बचेगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका बेस। तो यहां पे आपको लगभग सब कुछ मिल चुका है। टेन थीटा आपको निकालना है। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 2xy और बेस है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए अगर आपको ये चीज नहीं पता कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये ट्रिपलेट होती है, तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। साइन थीटा आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहां से अपन को इतना तो पक्का हो गया कि परपेंडिकुलर 2xy और हाइपोटेनियस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। बेस नहीं पता कोई बात नहीं। टेन थीटा अपन को पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब अपन ऑप्शन में अगर देखें तो किस किस में, न्यूमरेटर में परपेंडिकुलर दैट इज 2xy आ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, जिसके अंदर न्यूमरेटर में 2xy आ रहा है। तो यही आंसर होगा। अगर बेस नहीं भी पता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इफ 2 क्यूब is to 8 की पावर 5.06 डबल is to 8 की पावर माइनस 4.06 is to x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए इसको लिखने का एक तरीका होता है, जैसे कि अगर नंबर इस तरीके से प्रोपोर्शन में दे रखें a is to b डबल is to c is to d, तो इसको अपन लिख सकते हैं a by b इज इक्वल टू c by d। तो सेम तरीके से यहां पे कैसे लिखेंगे, 2 क्यूब बाय 8 की पावर 5.06 इक्वल टू 8 की पावर माइनस 4.06 डिवाइड बाय x। 2 क्यूब भी 8 के बराबर ही होता है, तो यहां पे अपन सबको एक साथ में कर लेते हैं, ये x उधर चला जाएगा। तो x इक्वल टू 8 की पावर माइनस 4.06 मल्टीप्लाई 8 की पावर 5.06 डिवाइड बाय 8। 2 क्यूब कितना हो जाएगा, 8 के बराबर। देखिए इंडिसेज की कुछ प्रॉपर्टीज यहां पे इस्तेमाल होगी। a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू होता है a की पावर m प्लस n, और a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू होता है a की पावर m माइनस n। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि 8 की पावर, ये मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो माइनस 4.06 प्लस 5.06, और ये जो नीचे में 8 की पावर 1 है ये आप कह सकते हो एक तरीके से माइनस 1 के साथ आ जाएगी ऊपर। नीचे वाली पावर क्या होती है, अगर बेस सेम हो तो माइनस 1 के साथ ऊपर आ जाती है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो माइनस 4.06 प्लस 5.06 माइनस 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 4.06 और माइनस 1 मिला के हो गया 5.06। तो ये 5.06 से 5.06 कैंसिल आउट होके जीरो रह जाएगा, दैट इज 8 की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर 1। The age of the older of two boys is thrice that of the younger. 9 years ago it was 5 times that of the younger. Find the present age of each. तो देखिए यहां पे बोल क्या रहा है अपन से, ये बोला जा रहा है कि बड़े वाले लड़के की उम्र छोटे वाले की 3 टाइम्स है। अगर मैं बड़े वाले की उम्र को O मान लेता हूं और छोटे वाले की उम्र को S मान लेता हूं, तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगी, बड़े वाले की उम्र छोटे वाले की 3 टाइम्स है, दैट इज O इक्वल टू 3S। आगे बोल रहा है 9 years ago, 9 साल पहले, इट वॉज 5 times दैट ऑफ द यंगर। तो 9 साल पहले बड़े वाले की उम्र छोटे वाले की उम्र का 5 गुना थी। तो 9 साल पहले प्रेजेंट एज को O माना है, तो 9 साल पहले क्या हो जाएगी एज, O माइनस 9। दिस इज इक्वल टू 5 times ऑफ द यंगर वन, 9 साल पहले। तो यंगर वन की 9 साल पहले एज कितनी हो जाएगी, S माइनस 9, और इसका 5 times है।
तो यहां से देखिए आप दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, आसानी से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं o इक्वल टू 3s सेकेंड वाली इक्वेशन में डालना चाहूं तो ये बन जाएगा 3s माइनस 9 इज इक्वल टू 5s माइनस 45। तो यहां से 5s माइनस 3s तो हो गया 2s, 2s इक्वल टू 45 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 36। तो यहां से छोटे वाले की उम्र अपने पास कितनी आ गई, 18 साल। अब अगर अपन ऑप्शन से देखेंगे तो केवल एकमात्र ऑप्शन है जिसमें छोटे वाले की उम्र को 18 साल दे रखा है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। और नहीं तो अपन बड़े वाले की उम्र भी निकाल सकते हैं, o इक्वल टू 3s था, तो अगर s 18 के बराबर है तो o कितना हो जाएगा, 3 इंटू 18 दैट इज 54 ईयर्स। ए पर्सन ड्राइव्स 110 माइल्स एट 55 माइल्स पर आवर, he drives the next 120 miles at 60 miles per hour and then he drives the next 60 miles in an hour. What is his average speed for the entire journey? तो देखिए एवरेज स्पीड अपन को निकालनी है। एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, सबसे पहले तो बोल रहा है कि 110 माइल वो चला, इसके बाद 120 माइल चला और उसके बाद 60 माइल चला। तो ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम की अगर मैं बात करूं तो यहां पे बोल रहा है कि 110 माइल चला 55 माइल्स पर आवर, मतलब उसकी स्पीड दे रखी है अपन को, उसकी स्पीड कितनी हो गई 55 माइल्स पर आवर। लेकिन अपन को तो निकालना है टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज 110 बटा 55। सेम तरीके से अगले 120 माइल वो 60 माइल्स पर आवर की स्पीड से चला, तो फिर से टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 120 अपॉन 60 प्लस बोला जा रहा है कि अगले 60 माइल्स वो 1 घंटे में चला। तो यहां पे डायरेक्ट टाइम दे दिया अपन को, टाइम कितना दे दिया 1 आवर, तो यहां पे अपन डायरेक्ट टाइम इस्तेमाल करेंगे। ये जो n आवर है ये स्पीड नहीं है, ये बोल रहा है कि 60 माइल्स 1 घंटे में चलता है, तो टाइम हो गया उसका 1 आवर। तो यहां पे इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। देखिए 110 प्लस 120 प्लस 60, 120 और 60 तो 180, 180 प्लस 110 मतलब 290, 290 बटा 55 का 2 बार में और 60 का 2 बार में, तो 2 और 2 4 और 1 5, 290 बटा 5, 5 का 5 बार में 25 और कितना हो गया 40, 40 मतलब 8 बार में, तो 58 माइल्स पर आवर। ये जो स्पीड है ये क्या होगी 58 माइल्स पर आवर, क्योंकि डिस्टेंस जो था वो माइल्स में था और जो टाइम था वो आवर में था, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी माइल्स पर आवर। PQ इज ए डायमीटर ऑफ सर्किल विथ सेंटर O। चलिए PQ एक, सबसे पहले तो सर्किल बना लेते हैं जिसका PQ डायमीटर है और सेंटर जो है वो O है। तो ये सेंटर हो गया हो और ये हो गया PQ डायमीटर। द टेंजेंट एट R मीट्स PQ प्रोड्यूस एट A। तो R पे एक टेंजेंट है, मतलब R कोई पॉइंट है सर्किल पे, उसके ऊपर एक टेंजेंट बनाया है जो इस PQ लाइन को आगे बढ़ाने पे A पॉइंट पे मिलता है। तो मतलब कुछ इस तरीके से ये PQ लाइन आगे बढ़ जाएगी और यहां पे A पॉइंट पे ये टेंजेंट मिल जाएगा। इफ एंगल RPQ इक्वल टू 27, एंगल RPQ, तो इसको मैं जोड़ लेता हूं, ये RPQ ये कितना है 27 डिग्री के बराबर, तो एंगल RQP अपन से पूछ रहा है, तो RQP के लिए आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। दैट मीन्स कि ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसमें ये जो टेंजेंट दिया है ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। अपन जानते हैं कि जब कभी भी डायमीटर से सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाया जाता है तो वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये PQ जो है वो डायमीटर है, तो ये जो PQ डायमीटर इस पॉइंट R पे जो एंगल बनाएगी वो कितना बनाएगी 90 डिग्री का। तो यहां पे देखिए ये 90 डिग्री है। PQR एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों कोण का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर ये 90 ये 27 है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 27, दैट इज 90 माइनस 27 दैट इज इक्वल टू 63 डिग्री। तो ये सीधा सीधा आ जाएगा अपने पास RQP 63 डिग्री के बराबर। इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। चलिए बोर्ड मास से अपन करते हैं। बोर्ड मास क्या बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट करो, लेकिन यहां पे कोई ब्रैकेट है ही नहीं, तो अच्छी बात है, नहीं है तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है O, O का मतलब ऑफ। ऑफ भी मल्टीप्लाई होता है लेकिन उसकी प्राथमिकता मल्टीप्लाई के साइन वाले से ज्यादा होती है। एक जगह पे अगर आपको OF लिख के दे रखा है
और एक जगह पे आपको मल्टीप्लाई का साइन बना के दे रखा है, तो पहले आप कौन सा वाला मल्टीप्लाई करेंगे, जो OF वाला मल्टीप्लाई उसको आप पहले करेंगे, और ये जो मल्टीप्लाई के साइन वाला मल्टीप्लाई इसको आप बाद में करेंगे। दोनों जगह करना मल्टीप्लाई, लेकिन पहले OF वाला मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे OF भी नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या आता है, डी मतलब डिवाइड। तो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहला डिवाइड जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 7/8। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे। सबसे पहले न्यूमरेटर को पूरा सोल्व करेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर को पूरा सोल्व करेंगे, और उसके बाद उनको आपस में डिवाइड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो न्यूमरेटर की बात करते हैं। तो 7 प्लस, यहाँ पे पहले डिवाइड करेंगे अपन, तो 8 × 7/8, ये हो गया अपना डिवाइड। डिवाइड की फॉर्मेट में लिख दिया, मतलब डिवाइड हो गया, क्योंकि 7 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता तो वो पूरा पूरा नहीं कटता, तो उसका कोई फायदा नहीं होता, तो इसलिए बस मैंने इसको डिवाइड की फॉर्मेट में लिख के छोड़ दिया, बीच में प्लस का साइन। 7 डिवाइडेड बाय 7 कितना होता है, 1 होता है, और 1 डिवाइडेड बाय 7 कितना हो जाता है, 1/7 हो जाता है। यहां पे देखिए 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया, 7 + 7 14, 14 + 1/7, 14 + 1/7। इसको अगर अपन लिखना चाहे फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो 14 × 7 + 1 कितना होता है, 7 चौको 28 के 8, 2 कैरी चला गया, मतलब 98, 98 + 1 99/7। तो अपना जो न्यूमरेटर है वो तो हो गया 99/7। चलिए डिनोमिनेटर को करते हैं सेम तरीके से, 3 प्लस, फिर से यहां पे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 3 × 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 1, और 1 डिवाइडेड बाय 5 1/5। 3 से 3 चला गया, 3 और 3 6, 6 + 1/5 कितना हो गया, 5 × 30 और 1 31/5। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं न्यूमरेटर अपने पास है 99/7, डिनोमिनेटर है 31/5। इसको ओवरऑल डिवाइड अपन को करना है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 99/7 मल्टीप्लाई, जब नीचे वाला नंबर ऊपर जाता है तो वो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 31/5 बन जाएगा 5/31। यहां पे अगर आप देखेंगे तो कट तो आपका कुछ भी नहीं रहा, 31 से 99 अपन नहीं काट सकते। अगर 33 होता तो 33 से 3 बार में कट जाता, तो नहीं काट सकते, तो नहीं काट सकते, तो नीचे तो कितना आ जाएगा, 217, और ऊपर में आ गया 9 पंजे 45 की 5, 4 कैरी चला गया, 45 और 4 49, 495। 495/217 अगर आप करते हैं तो मेरे हिसाब से देखिए 217 का 2 टाइम्स चला जाएगा 434। तो उसके हिसाब से जो ऑप्शन अपने मिलता है वो मिलता है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहां पे 2 टाइम्स है, बाकी में 1 टाइम्स और 3 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स जाएगा 217 का 2 बार में, 434, 495 - 434 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। द सरफेस एरिया ऑफ 2 स्पेयर्स आर इन द रेशियो 25:36। 2 स्पेयर का सरफेस एरिया का रेशियो अपन को दे रखा है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्पेयर के, 4πr²। तो एक स्पेयर का तो हो गया 4πr1², और दूसरे का हो गया 4πr2²। इसका रेशियो अपन को दे दिया 25/36 के बराबर। तो यहां पे देखिए 4π से तो 4π कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि r1/r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू है 25/36। तो r1/r2 कितना हो गया, 25/36 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर यहां से हटेगा तो उधर पावर हाफ में चला जाएगा, पावर रेसिप्रोकल हो जाती है अगर अपन सामने की साइड भेजते हैं तो 25 का स्क्वायर रूट 5 और 36 का स्क्वायर रूट 6। अपन से बोल रहा है कि वॉल्यूम का रेशियो बताओ, तो वॉल्यूम क्या होता है स्पेयर का, 4/3πr³। तो यहां पे रेडियस को मैं r1 मान लेता हूं, डिवाइड बाय 4/3πr²। तो देखिए 4/3π से तो 4/3π कैंसिल आउट हो गया, r1/r2 का होल क्यूब, और r1/r2 अपने पास आ चुका है 5/6 के बराबर, तो ये बन गया 5/6 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। तो ये क्या हो गया 125/216, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। What percentage of the average sales of branch A, B and C in 2022 is the average sales of branches A, C and F in 2021? तो सबसे पहले बोल रहा है कि भैया A, B, C की 2022 में जो सेल है उसका एवरेज निकालो, और वो A, C, F के 2021 के सेल का एवरेज का कितना परसेंट है, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, A, B, C 2022 में कितना सेल है उसका एवरेज निकालते हैं। देखिए 2022 है ये ब्राउन कलर का,
तो ए बी सी, इसमें ब्राउन कलर का देखिए 105, 65 और 110। तो टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 प्लस 65 मतलब 100, कितना हो गया 170, 170 प्लस 110 मतलब 280, और एवरेज लेंगे तो 280/3। एवरेज क्या हो जाता है, टोटल अपॉन नंबर। नंबर कितने, 3 नंबर है ए बी सी, तो एवरेज हो जाएगा 280/3। इसी तरीके से अगर मैं ए सी एफ का 2021 में देखूं, 2021 है ये ब्लू कलर का, तो कलर बदल लेते हैं अपन। चलिए 2021 में अपन को देखना है ए सी एफ, ए सी और एफ। तो ब्लू कलर वाले के ऊपर फोकस करिए, 80, 95 और 70। टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 प्लस 70 150, 150 प्लस 95 245। इसका एवरेज कितना हो जाएगा 245/3। तो अपन से बोल रहा है कि what % of the average sale of branches A, B and C in 2022 is the average sale of branches A, C and F in 2021। मतलब A, C, F का जो एवरेज सेल है वो कितना परसेंट है ए बी सी के 2022 के एवरेज सेल का। तो यहां से अगर अपन चाहे तो इसको सोल्व भी आप कर सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन निकाल लेते हैं। 245/3 डिवाइड बाय 280/3 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 3 से तो 3 गया, 1 0 से 1 0, 2 से 14 बार में, 2 से 5 बार में, तो 14 का एक बार में 10 मतलब 105, तो उस हिसाब से 14 का 7 बार में हो गया 98, 2 और 5 7, 7 का मतलब 70, 14 पंजे 70, तो 17.5 इंटू 5। तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यूनिट डिजिट अगर आप देखोगे तो 5 पंजे 25, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 5 आएगी, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया आंसर। रेशमा took a loan of 12 लाख with simple interest for as many years as the rate of interest। रेशमा ने 12 लाख का लोन लिया सिंपल इंटरेस्ट पे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है नंबर ऑफ ईयर्स के, जितने नंबर ऑफ ईयर्स है उतनी ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर 9,72,000 एज ए इंटरेस्ट लोन पीरियड खत्म होने के बाद वो देती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ये अपन से पूछा जा रहा है। देखिए अपन जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, ये होता है। सिंपल इंटरेस्ट कितने का है, 9,72,000 का। प्रिंसिपल कितना है 12 लाख, इंटू बोला जा रहा है कि रेट और टाइम बराबर है, नंबर ऑफ ईयर्स और रेट बराबर है, तो यहां पे अपन को रेट ही निकालना है, तो मैं टाइम को भी रेट के बराबर ही कर देता हूं। तो मैं इसको लिख लेता हूं R इंटू R बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, इधर 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट। 12 का इसको अपन कर लेते हैं, तो 12 का 8 बार में 96 और 12 का एक बार में 12। तो यहां से आप देखिए R स्क्वायर इक्वल टू आ गया 81, दैट मीन्स R इक्वल टू 9%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 9%, ऑप्शन नंबर 3। तो एक तरीके से टाइम भी कितना हो गया 9 ईयर्स, अगर टाइम पूछा जाता तो 9 ईयर्स हो जाता, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 9%। इन ट्राइंगल एबीसी, चलिए एक ट्राइंगल एबीसी बना लेते हैं, कुछ ज्यादा ही बड़ा बना लिया मैंने, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। ट्राइंगल एबीसी, मीडियन एडी एंड बीई इंटरसेक्टेड जी एट राइट एंगल। एडी एक मीडियन है। मीडियन क्या होता है, मीडियन एक ऐसी रेखा होती है जो सामने वाली साइड को बराबर भाग में बांटती है, तो ये हो गया एडी। इसी तरीके से बीई, तो बीई बोला जा रहा है कि एडी और बी जो है वो जी पे इंटरसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब ये राइट एंगल है तो ये सामने वाला भी राइट एंगल होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ये दोनों राइट एंगल हो जाएंगे एक तरीके से। तो एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि ये चारों ही राइट एंगल हो जाएंगे, क्योंकि जब कभी भी दो लाइनें राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है तो उसका मतलब चारों ही एंगल 90-90 के हो जाते हैं। ठीक है, यहां पे बोला गया है कि एडी अपने पास 18 के बराबर है, ये एडी जो है पूरा ये 18 के बराबर है। ठीक है, इसके अलावा बी जो है वो 12 के बराबर है, ये बी पूरा 12 के बराबर है। अपन को निकालना है बीडी, ये बीडी अपन को फाइंड आउट करना है। देखिए यहां पे आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब कभी भी मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं तो जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको सेंट्रोइड बोला जाता है।
तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो पॉइंट जी है ये एक तरीके से सेंट्रोइड है। और सेंट्रोइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में बाइसेक्ट करता है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि एजी इज टू जीडी का जो रेशियो होगा वो 2:1 का रेशियो होगा। अब एडी पूरा 18 के बराबर है, मतलब 2 + 1 3 की वैल्यू अपने पास 18 के बराबर है। अगर मैं 1 की वैल्यू पूछूं तो कितनी होगी? 2 + 1 3 की वैल्यू 18, मतलब 3 से कितनी बार में चला गया? 6 बार में। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि जीडी जो है वो 6 के बराबर हो जाएगा। सेम तरीके से ये जी जो है वो बी लाइन के लिए भी 2:1 में डिवाइड करेगा। तो बोल सकते हैं कि बीजी इज टू जीईबी 2:1 होगा। तो अब यहां पे फिर से बी अपन को 12 दे रखा है, मतलब 2 + 1 12 दे रखा है। अब यहां पे अगर मैं 2 की वैल्यू पूछूं तो कितनी होगी? 2 + 1 3, 3 की वैल्यू 12, मतलब 3 से 4 बार में। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 4 दूनी 8। तो यहां पे आप देखिए बीजी जो है वो 2 यूनिट था, तो बीजी कितना हो जाएगा? 8 के बराबर। अब आप यहां पे देखेंगे ट्राइंगल बीजीडी, ट्राइंगल बीजीडी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसकी बीडी बीडी क्या है? हाइपोटेनियस है। तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं अपन जानते हैं कि 6 8 10 ये ट्रिपलेट होता है। तो देखिए जीडी 6 और बीजी 8 है, तो मैं बोल सकता हूं कि बीडी कितना हो जाएगा? बीडी 10 के बराबर हो जाएगा। तो यही अपन से पूछ रहा था कि बीडी की लेंथ कितनी होगी, तो ये कितने के बराबर हो जाएगी? ये 10 के बराबर हो जाएगी। इफ 18 toys out of 75 toys are for boys and the rest are for girls, what is the percentage of girls toys? देखिए 75 में से 18 टॉयज बॉयज के लिए, तो बाकी बचे हुए गर्ल्स के लिए हुए। 75 में से अगर 18 जाएंगे तो कितना बचेगा? 75 - 18 इज इक्वल टू 15 में से 8 गया 7, 6 में से 1 गया 5, 57। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि 75 में से 18 टॉयज अगर बॉयज के लिए है तो गर्ल्स के लिए कितने टॉयज है? 57 टॉयज। कितने में से? 75 में से। तो यहां पे अपन से परसेंटेज पूछ रहा है गर्ल्स के टॉयज की, तो 57 टॉयज है आउट ऑफ 75। तो परसेंटेज निकाल लेते हैं। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 3 से 19 बार में, 19 चौको कितना हो जाता है भैया? 76%। दैट मीन्स कि 76% टॉयज जो है गर्ल्स के लिए और बाकी 24% बॉयज के लिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो 4 1/2 5 1/3 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को अपन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, जिससे करने में थोड़ी आसानी होती है। तो 4/7 मल्टीप्लाई, ये हो गया 4 दूनी 8 और 1 9/2 डिवाइडेड 5 3 15 और 1 16/3 ऑफ 2 दूनी 4 और 1 5/2 माइनस 8 7 56, 56 + 7 कितना हो जाता है? 63/8 डिवाइडेड 9 पंजे 45 और 1 46/9 ऑफ 20 × 9 180, 180 + 9 189/20 प्लस हाफ। तो अब आप यहां पे देखिए जितने भी मिक्स फ्रैक्शन थे उनको सबको अपन ने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब यहां पे करना थोड़ा अपने लिए आसान हो जाएगा, डिवाइड वगैरह करना आसान हो जाता है। अगर मिक्स फ्रैक्शन होते हैं तो फिर उसमें थोड़ा समझने में दिक्कत आती है, करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है? मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जहां पे इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों साथ साथ हो। जैसे कि 4 1/2 है, इसमें ये जो 4 है ये तो हो गया इंटीजर, और ये जो 1/2 है ये हो गया फ्रैक्शन। तो इसको अपन बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। दो तरह के फ्रैक्शन होते हैं, वैसे 3 तरह के होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स। मिक्स तो मैंने आपको बता दिया। प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर मतलब जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, जैसे कि 2/3। इम्प्रॉपर मतलब जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, मतलब 3/2। तो ये देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे 9/2, तो इसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये कैसे हो गए? इम्प्रॉपर। तो मिक्स फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर में ही चेंज होते हैं, प्रॉपर में चेंज नहीं हो सकते। प्रॉपर में चेंज करने के लिए आपको इंटीजर को अलग करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। अब जैसा कि देखिए मैंने बोला था कि बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले अपन इस ब्रैकेट में चलेंगे। ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्या? ओ। अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं बोर्ड मास, तो बोर्ड मास में सबसे पहले आता है बी।
बी मतलब ब्रैकेट, मतलब सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर जाके ही उसको सोल्व कर सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर अपन आ चुके हैं। अब इसके बाद क्या दिखता है अपन को, ओ, ओ मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, 46/9 मल्टीप्लाई 189/20। जो भी कैंसिल आउट हो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 9 से ये 21 बार में, और तो ज्यादा कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पे। 2 से और कटेगा ये, 2 से ये 23 बार में, 2 से ये 10 बार में, इसके अलावा और तो कुछ नहीं कटेगा। चलिए ठीक है। 23 इंटू 21/10, 23 इंटू 21 आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पूरा एक तरीके से डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 63/8। डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करता हूं तो उसके बाद वाला नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये है 23 इंटू 21/10, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 10/23 इंटू 21। अब आप यहां पे देखिए 21 से 3 टाइम्स चला जाएगा 63, ये 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, तो ये आपके पास आ गया 5 थी 15 बटा 4 इंटू 23, 4 थी 12 की 2, एक कैरी चला गया, मतलब 92, 15/92। तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 15/92। इस ब्रैकेट को अपन अभी यहीं छोड़ देते हैं। अब फिर से देखिए इस वाले के ऊपर आते हैं अपन। इसमें यहां पे सबसे पहले ऑफ को करेंगे, तो 16/3 मल्टीप्लाई 5/2, 2 से 8 बार में, तो 8 पंजे 40/3, ये आ गया 40/3। ओ के बाद आता है डी, डी मतलब डिवाइड, तो पहले डिवाइड करेंगे, तो 9/2, डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं, तो पीछे का जो भी नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये था 8 पंजे 40/3, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 3/40। यहां पे तो कुछ भी नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। इसके आगे एक मल्टीप्लाई है 4/7, यहां पे थोड़ा बहुत कट जाएगा, 4 से ये 10 बार में, बस इतना ही कटेगा, और तो कुछ नहीं कटेगा। तो ये कितना आ गया अपने पास, 9 3 27, 27/7 दूनी 14 और इंटू 10 140, 27/140। तो ये हो गया अपने पास 27/140 माइनस 15/92 प्लस 1/2। तो चलिए यहां पे अपन एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा अपन को, काफी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड है ही सही, कुछ कर नहीं सकते उसमें। एलसीएम लेते हैं अपन। सबसे पहले तो भैया 2 का तो कोई मतलब ही नहीं है इतने बड़े बड़े नंबरों के सामने, तो इस 2 का तो रखना नहीं रखना एक बात बराबर है। मेन तो है 140 और 92 का एलसीएम लेना है अपन को। तो देखो 140 आया था 7 इंटू 2 इंटू 10, और 92 आया था 4 इंटू 23। तो एलसीएम अगर अपन लेते हैं तो एलसीएम अपने पास आ जाएगा 4 इंटू 23 इंटू 7 इंटू 5, ये बन जाएगा इसका एलसीएम। 140 और 92 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4 इंटू 23 इंटू 7 इंटू 5। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो कितना होगा, 4 पंजे 20, 20 इंटू 7 140, 140 इंटू 23, 140 इंटू 23 अगर आप करें, तो जैसे यहां पे अपन करें 140 इंटू 23, तो 23 का 4 बार में हो गया अपने पास 92, 92, 9 कैरी चला गया, 23 प्लस 9, 23 प्लस 9 कितना हो गया अपने पास 32, 3220। चलिए ठीक है, तो ये हो गया 3220। अब अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो यहां पे कहीं भी मेरे को 3220 तो नहीं दिख रहा, लेकिन 3220 का मल्टीपल जरूर दिख रहा है 1610। तो ये अपना आंसर हो सकता है, कह सकते हो आप कि यही आंसर होना चाहिए। 856 का मल्टीपल नहीं हो पाएगा 3220, 111 का मल्टीपल भी नहीं हो पाएगा, हाँ नहीं होगा। सेम तरीके से 3250 का भी मल्टीपल नहीं होगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही आएगा। लेकिन फिर भी अपन अपनी सहूलियत के हिसाब से चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए 140 का 23 बार में 23 इंटू 27, यहां पे अपन 23 इंटू 27 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 23 का 7 बार में, दैट इज 140 प्लस 21, 161, 16 कैरी चला गया, 23 इंटू 2 46, 46 प्लस 16 62, माइनस 92 का कितनी बार में हो जाएगा ये, 92 का हो जाएगा 35 बार में, 35 इंटू 15, 35 का 5 बार में कितना 175, 17 कैरी चला गया, और 35 प्लस 17 मतलब हो गया 52,
प्लस 2 का कितनी बार में हो जाएगा ये, तो 2 का हो जाएगा ये 1610 बार में 1610। इसको ऐड अगर अपन करें तो 621 माइनस 525 करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 75 प्लस 21 दैट इज 96। 96 प्लस 1610 तो कितना हो गया, 9 और 1 10 की 0, एक कैरी चला गया 1706 बाय 3220। 2 से अपन इसको काट सकते हैं, 2 से 8 बार में 16, 5 बार में 10, 3 बार में 6, और 2 से इसको अगर मैं काटूं तो 1610। तो आंसर क्या हो जाएगा 853 बटा 1610। काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था क्योंकि नंबर्स जो है वो काफी ज्यादा बड़े थे इस वजह से, वरना क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि वैसे भी देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आसान ही होता है, मेन बात यह है कि यहाँ पे नंबर काफी बड़े, इस वजह से कैलकुलेशन अच्छी खासी हो गई। फाइंड द नंबर्स व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3, 5 and 7 leaves remainder 2, 1 and 3 respectively and the last quotient is 3। देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो तरीका है ऑप्शन से, आप चाहो तो ऑप्शन से चल सकते हो, दूसरा इसका एक फिक्स तरीका भी होता है जिसको आप ट्रिक भी बोलते हो एक तरीके से। तो दोनों ही चीज मैं बताता हूं। अगर पहले ऑप्शन से करें तो मतलब क्या है इस क्वेश्चन का कि 3, 5 और 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है 2, 1 और 3। तो 3, 5, 7 से किसको डिवाइड करेंगे, तो जैसे सबसे पहला ऑप्शन है 367, तो 367 को सबसे पहले मैं 3 से डिवाइड करूंगा। 3 से डिवाइड आप कीजिए, रिमाइंडर आना चाहिए आपके पास 2। 367 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 का एक बार में, 2 बार में, फिर 2 बार में 6, तो रिमाइंडर कितना आया 1 आया, लेकिन रिमाइंडर कितना आना चाहिए था 2 आना चाहिए था, मतलब ये अपना आंसर नहीं होगा। चलिए 360 पे चलते हैं, इसको 3 से डिवाइड करा, ये तो पूरा पूरा 3 से डिवाइड हो जाता है 120 बार में, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया, लेकिन रिमाइंडर तो कितना आना चाहिए था 2 आना चाहिए था, मतलब ये भी अपना आंसर नहीं होगा। इस पे चलते हैं, 3 से डिवाइड किया, एक बार में, 2 बार में, फिर एक बार में, रिमाइंडर कितना आया 2 आया, रिमाइंडर क्या आना चाहिए था 2 आना चाहिए था, मतलब ये अपना आंसर हो सकता है। चलिए आगे चेक करते हैं। अब यहां पे देखिए जो इसका क्वोशिएंट होगा वो 5 से डिवाइड होगा, तो 3 को 365 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्वोशिएंट कितना आ जाएगा, 3 का एक बार में, 2 बार में और एक बार में 121। 121 इसका क्वोशिएंट होगा। तो अब ये जो 121 है ये 5 से डिवाइड होगा, इसको जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो 5 का 2 बार में 10, 4 बार में 20, रिमाइंडर कितना आया 1 आया। दैट मीन्स कि अभी तक अपना सही चल रहा है। अब इसका जो क्वोशिएंट होगा वो 7 से डिवाइड होगा, तो इसका क्वोशिएंट क्या आएगा 5 से 2 बार में 10 और 4 बार में 20, तो इसका क्वोशिएंट आ गया 24। अब ये जो 24 है ये 7 से डिवाइड होगा, 7 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए, और बोल रहा है कि लास्ट क्वोशिएंट जो है वो 3 आता है, तो 7 से 3 बार में 21, रिमाइंडर कितना आया 3 आया, तो रिमाइंडर भी 3 आ गया, और लास्ट क्वोशिएंट कितना आया 3 आया, क्योंकि 7 का 3 बार में 21, दैट मीन्स कि यही अपना आंसर है। अब इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अपन को अपना आंसर मिल चुका है। तो ये तो हुआ ऑप्शन से, लेकिन इसका एक ट्रिक भी होता है। ट्रिक क्या होता है कि यहां पे सबसे पहले तो ऊपर तो आप डिवाइजर लिख लीजिए, ऊपर में डिवाइजर लिख लीजिए 3, 5, 7, यहां पे आप रिमाइंडर लिख लीजिए, रिमाइंडर क्या है 2, 1, 3। अब यहां पे आपको क्या करना है, इस पहले वाले नंबर को तो छोड़ दीजिए, इसको ऐसे कैसे रहने दीजिए, इस 3 को डायरेक्ट लिख दीजिए, इस 3 को इस डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 3 15, यहां पे जो आया इसमें इस 1 को ऐड कर दीजिए, 5 इंटू 3 15 प्लस 1 16, यहां पे 16 लिख देते हैं। अब इस 16 को फिर से इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 3 48, यहां पे जो आया उसमें इस 2 को ऐड कर दीजिए, 48 प्लस 2 50, तो जो फाइनल वैल्यू अपने पास आएगी वो आ गई 50। इसका मतलब 50 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसको 3, 5, 7 से डिवाइड करने पे, सक्सेसिव डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2, 1, 3 बचता है। लेकिन ये तो हुआ सबसे छोटा नंबर, तो क्या केवल एक 50 ही एक ऐसा नंबर है क्या, नहीं, नंबर बहुत सारे, ये सबसे छोटा है। तो बाकी नंबरों को कैसे निकाले, तो उसके लिए अपन को क्या करना होता है, इन डिवाइजर्स को मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 7 अगर आप करेंगे तो देखिए 7 3 21, 21 इंटू 5 105, तो जितने भी नंबर होंगे वो आपके फॉर्म के होंगे 105 के प्लस 50।
इस फॉर्मेट में जितने भी नंबर होंगे वो सारे 3, 5, 7 से सक्सेसिव डिवाइड करने पे 213 रिमाइंडर देंगे। यहाँ पे k की जो वैल्यू है वो 0 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगी, जहां पे सारे इंटीजर। तो अब जैसे मेरे को ऑप्शन निकालना है, क्योंकि 50 तो ऑप्शन में है नहीं, तो मैं अगर देखूं तो ये सारे जो नंबर है ये 350 के करीब है। तो सबसे पहले मैं k की वैल्यू 3 डाल देता हूं। k की वैल्यू अगर आप 3 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 105 इंटू 3 प्लस 50। तो 105 इंटू 3 मतलब कितना हो गया, 315 प्लस 50, दैट इज इक्वल टू 365। दैट मीन्स कि 365 एक ऐसा नंबर है जो 3, 5, 7 से सक्सेसिव डिवाइड करने पे 213 रिमाइंडर देता है। अब यहां पे अगर इस ट्रिक की मैं बात करूं तो इस ट्रिक में लास्ट क्वेश्चन इज 3 बोलने का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। उसने अपन को एक तरीके से ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है जिसका कोई काम नहीं पड़ा। अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। और नहीं तो ऑप्शन से चलना भी काफी बढ़िया होता है, जैसा कि आपने देखा कि ऑप्शन से अपन कितनी जल्दी अपन ने इसको सोल्व कर लिया। राम ट्रेवल्ड एन इक्वल डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 40, 45 एंड 60 किलोमीटर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ राम ड्यूरिंग द होल जर्नी। देखिए एवरेज स्पीड अपन को निकालनी है। बोला जा रहा है कि इक्वल डिस्टेंस कवर करता है 40, 45 और 60 की स्पीड से। तो इक्वल डिस्टेंस को आप चाहो जितना मान लो। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 40, 45 और 60 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 40, 45 और 60 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा आपके पास। देखिए 40 और 60 का जो एलसीएम होता है वो हो जाता है 120। 40 का 3 बार में और 60 का 2 बार में। और 45 और 120 का एलसीएम कितना होगा, 45 होता है 5 इंटू 9, और 120 की अगर मैं बात करूं तो वो होता है 5 इंटू कितना, 5 से 24, 5 इंटू 24 होता है। तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 120 और 45। तो 45 का 4 बार में होता है 180। तो 120 और 180 का एलसीएम 360। तो 360 आ जाएगा इसका एलसीएम। दैट मीन्स कि मैंने मान लिया कि तीनों राम जो है तीनों स्पीड से एक 360 किलोमीटर कवर करता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 3 इंटू 360। अब यहां पे अपन को टाइम निकालना काफी आसान हो जाएगा। एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टाइम देखिए, डिस्टेंस हो गया 360, 40 की स्पीड से कवर कर रहा है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पे 360 बटा 40 प्लस इसी तरीके से 360 बटा 45 प्लस 360 बटा 60। तो ऊपर में तो आ गया आपके पास 3 इंटू 360, नीचे में कितना आ जाएगा 360 बटा 40 मतलब 9, 360 बटा 45 मतलब कितना हो गया 8, 360 बटा 60 मतलब 6। तो यहां पे देखिए एलसीएम मैंने इसी वजह से लिया था ताकि जो आपका टाइम है वो इंटीजर में आ जाएगा, वरना तो फिर इंटीजर में नहीं आता तो सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, काफी ज्यादा अपन को कैलकुलेशन करनी पड़ती। इस वजह से मैंने इनका एलसीएम ले लिया। तो यहां पे ये हो गया 3 इंटू 360 बटा 9 6 15, 15 और 8 23। तो ये कैंसिल आउट तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट अपन 23 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 23 का 1 टाइम्स और 13 रह गया, 13 मतलब 130। 130 के हिसाब से 5 बार में चल जाएगा, 6 बार में तो नहीं जा पाएगा। 5 बार में कितना होगा 115, तो मतलब 15 रह गया। 15 के हिसाब से 150, तो 23 का 6 बार में हो जाएगा, 7 बार में तो नहीं जा पाएगा। इतना बहुत है क्योंकि जो ऑप्शन है वो काफी दूर दूर है, तो इतने से अपना काम चल जाएगा। 15 तिये 45, 6 तिये 18, तो ये हो गया 46.8, इसके हिसाब से 46.96 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शंस काफी दूर दूर थे, इसलिए केवल डिसमल के बाद सिंगल डिजिट निकालेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। यहां पे अगर आप डिसमल नहीं भी निकालते तब भी आपका काम चल जाता, क्योंकि उस हिसाब से 15 तिये 45 आता, और 45 के करीब जो ऑप्शन है वो क्या है 46.96। and B can do a piece of work in 8 days and B alone can do it in 16 days। A और B किसी काम को मिलकर 8 दिन में कर देते हैं, जबकि B अकेला उस काम को 16 दिन में कर देता है। तो बताना है कि अगर A अकेला करता तो कितने दिन में करता। तो देखिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो लेना है। उसके लिए
टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल वर्क क्या मानते हैं अपन, इन दोनों का एलसीएम। 8 और 16 का एलसीएम 16, 8 का 2 बार में, 16 का 1 बार में। तो यहां पे टोटल वर्क को मैंने मान लिया 16। तो एफिशिएंसी क्या हो गई, ए प्लस बी की मिला के एफिशिएंसी 2 है और बी की एफिशिएंसी 1 है। मतलब अगर टोटल यूनिट वर्क 16 यूनिट है तो ए प्लस बी मिलके हर दिन 2 यूनिट काम करते हैं और बी हर दिन 1 यूनिट काम करता है। अब आप यहां पे देखिए, अगर बी 1 यूनिट काम करता है और ए प्लस बी मिलके 2 यूनिट काम करते हैं तो यहां पे ए कितना काम करता होगा, ए प्लस 1 इक्वल टू 2, मतलब ए कितना काम करता होगा, हर दिन 1 यूनिट काम करता होगा। तो ये हो गया ए की अकेले की एफिशिएंसी। टोटल 16 यूनिट काम है, हर दिन 1 यूनिट करता है, तो कितने दिन में कर देगा, 16 दिन में। तो ऑप्शन नंबर 3 16 डेज। रवि सेल्स हिज गुड एट ए 25% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस बट यूजेज 45% लेस वेट। देखिए, जब कभी भी आपके पास फॉल्टी वेट इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो पे चलिए। तो बोला जा रहा है कि 25% कम पे बेचता है कॉस्ट प्राइस पे। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस को मैं 100 रुपए मान लूं तो 25% कम मतलब कितना हो जाता है, 75 रुपए। इसका मतलब 100 रुपए के सामान को वो 75 रुपए में बेच रहा है, वो ऐसा क्लेम कर रहा है। लेकिन असलियत में क्या हो रहा है कि 45% लेस वेट इस्तेमाल कर रहा है। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज क्या होगा, ये अपन को निकालना पड़ेगा। तो देखिए, 45% लेस वेट इस्तेमाल करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ग्राहक आया 100 ग्राम सामान खरीदने, मान लेते हैं कि 100 ग्राम सामान खरीदने वो आया, तो ग्राहक अपन से 100 ग्राम मांग रहा है, लेकिन 45% लेस वेट इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ग्राहक को 55 ग्राम ही सामान मिल रहा है। मतलब जो तोलने वाली मशीन है उस पर अपन बाट तो 100 ग्राम का डाल रहे हैं, लेकिन असलियत में वो 45 ग्राम ही तोल रही है। तो ग्राहक को तो ये लग रहा है कि उसको 100 ग्राम मिल रहा है, लेकिन असलियत में दुकानदार कितना दे रहा है, 55 ग्राम दे रहा है। मतलब दुकानदार को जो कॉस्ट प्राइस पड़ेगी वो 55 ग्राम की पड़ेगी, लेकिन सेलिंग प्राइस पूरे 100 ग्राम की मिलेगी, क्योंकि जो ग्राहक है वो पूरे 100 ग्राम का पैसा देके जाएगा, क्योंकि उसको क्या लग रहा है कि उसको 100 ग्राम मिल रहा है। तो अब यहां पे अपन कंबाइंड रेशियो निकालते हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 से 11 बार में, 5 से 15 बार में। तो यहां पे रेशियो आ गया 11:15 का। इसका मतलब ओवरऑल उसको प्रॉफिट हो रहा है 11 रुपए की चीज को वो 15 रुपए में बेच रहा है, मतलब 4 रुपए का प्रॉफिट है, कितने पे, 11 रुपए पे। तो यहां पे 4/11 इंटू 100%। अब देखिए प्रॉफिट हो रहा है तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए क्योंकि इन दोनों में लॉस है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो डेनोमिनेटर में 11 आ रहा है, कौन से वाले ऑप्शन में डेनोमिनेटर में 11 है, इस वाले ऑप्शन में, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। The sides of a cuboid are in the ratio 3:4:5 and its surface area is equal to the surface area of the cube with side 6 units. What is the approximate volume of the cuboid? तो देखियो, क्यूबॉइड के साइड का रेशियो अपन को दे रखा है और बोला जा रहा है कि क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्यूब के सरफेस एरिया के बराबर है। क्यूब की साइड अपन को दे रखी है, तो सबसे पहले तो लेंथ ब्रेथ हाइट का रेशियो अपन को दे रखा है कितना, 3:4:5। तो यहां पे अगर मैं मानना चाहूं तो मैं L इक्वल टू 3x, B इक्वल टू 4x और H इक्वल टू 5x मान सकता हूं। कोई भी क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला अपन जानते हैं, 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू एल। दिस इज इक्वल टू क्यूब का सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया 6 इंटू ए स्क्वायर, ए मतलब साइड, तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4×3 = 12x² प्लस ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे तो 4×5 = 20x², और हाइट इंटू एल लेंथ करेंगे तो 3×5 दैट इज 15x²। दिस इज इक्वल टू 6 इंटू ए है आपके पास 6, तो 6 का स्क्वायर 36। तो यहां से देखिए 2 से तो 3 बार में चला गया, ये हो गया आपके पास 15 + 20 35, 35 + 12 47, 47x², 3×36 हो जाता है 108। तो यहां पे x² तो अपने पास x तो पूरा पूरा नहीं निकल पाएगा क्योंकि 47 और 108 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, लेकिन अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम अपन से पूछ रहा है तो यहां पे अपन x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं x² निकालूं तो क्या हो जाएगा, 108/47। देखिए 47 का सबसे पहले तो ये 2 बार में चला जाएगा 94, तो 6 और 8 14, 14 का मतलब 140, तो उस हिसाब से 47 का 3 बार में होता है 141।
तो लगभग लगभग अपन बोल सकते हैं इसको 2.3। तो यहां से एक्स स्क्वायर अपने पास आ गया 2.3। अगर मैं एक्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करूं तो क्या होगी? देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है 1.414 और 3 का होता है 1.732। तो इसको अपन लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट 1.5 मान सकते हैं। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 1.5 के बराबर, क्योंकि अगर आप 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 होता है, दैट मीन्स 22.5। तो उसके हिसाब से 2.3 अपना चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x। अब अपन को निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ अपने पास है 3x, ब्रेथ है 4x और हाइट है 5x। तो इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दिए 12, 12 पंजे 60 x क्यूब। तो यहां से आप देखिए 16 एक्स स्क्वायर तो अपन 2.3 डाल देते हैं और एक x की जगह में 1.5 डाल देता हूं। तो 1.5 होता है 3/2। 16 टू 3/2 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो 19 टू 2.3। तो देखिए अप्रोक्सीमेट आंसर यहाँ पे जो आपके पास बनेगा 23 इंटू 9, 9 3 27 की 7, 2 कैरी चला गया, 9 दूनी 18 और 2 20, 207। तो 207 के हिसाब से जो अप्रोक्सीमेट आंसर अपने पास बनता है वो बनता है 210। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो ये अपन अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं। काफी ज्यादा अप्रोक्सीमेशन यहां पे हुआ है लेकिन ऑप्शंस दूर दूर है, तो इस वजह से अपन कह सकते हैं कि अपना आंसर सही है। 3 persons ran for office and got 1136, 7636 and 11628 vote respectively. What was the winning candidate's percentage of the total votes? तो विनिंग कैंडिडेट का जो परसेंटेज है टोटल वोट का वो अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए विनिंग का मतलब है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे। सबसे ज्यादा वोट कितने? 11628। तो अपन से पूछ रहा है कि 11628 टोटल का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले टोटल निकाल लेते हैं। 6 और 6 12, 12 और 8 20 की 0, 2 कैरी चला गया, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10 की 0, 1 कैरी चला गया, 1 और 6 7, 7 और 6 13, 13 और 1 14 की 4, 1 कैरी चला गया, 1 और 1 2, 2 और 7 9, 9 और 1 10 की 0, 1 कैरी चला गया और 1 और 1 2, 20,400 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 2 जीरो 2 जीरो गया। 204 का कितनी बार में? सबसे पहले तो 204 का 5 बार में चला जाएगा। कितना चल जाएगा? 200 का 5 बार में 1000, 4 का 5 बार में 20, 1020। 1162 माइनस 1020 अगर आप करेंगे तो आपके पास बचता है 142। 142 का मतलब हो गया 1428। तो 204 का 1428 7 बार में हो जाता है, दैट मीन्स 57%। चलिए टेबल एक चार्ट अपन को दे रखा है, 3 डायमेंशन चार्ट है, 3 डायमेंशनल चार्ट है, यहां पे आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि इन विच मंथ वाज द सेल ऑफ मेलन्स द लोएस्ट एंड बाय हाउ मच वाज इट मोर देन द सेल ऑफ ऑरेंजेज इन दैट मंथ। तो सबसे पहले तो अपन को फाइंड आउट करना है कि कौन से मंथ में मेलन्स की जो सेल है वो लोएस्ट है। अब मेलन कौन से हैं? मेलन है ये आपके पास ग्रीन कलर के। देखिए 3 तरह के महीने हैं, अप्रैल मई जून। तो अप्रैल मई जून में से कौन सा महीना है जिसमें मेलन की सेल सबसे कम है? मेलन अगर आप देखेंगे तो आखिरी वाला है, दैट इज जून में सेल है 20 के बराबर, मई में सेल है 58 के बराबर और अप्रैल में सेल है ये 33 के बराबर। ये बीच में छुपा हुआ है, तो इसको आप यहां पे पढ़िए अच्छे से। तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि लोएस्ट सेल कौन से महीने में, तो मैं बोल सकता हूं जून में है और कितनी है? 20 के बराबर। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो अपने चले गए, क्योंकि इसमें तो मई और अप्रैल है जो तो पॉसिबल ही नहीं है। सबसे कम सेल तो जून में। बोला जा रहा है कि उस महीने में ऑरेंज से कितना कम है। तो ऑरेंज कितने सेल है? देखिए ऑरेंज अगर आप देखेंगे तो कितनी सेल है? 24 है। तो 24 से कितना कम है? 4 कम है, दैट इज सॉरी माय मिस्टेक, ये जो 24 है ये कीवी का है। एक मिनट इसको सही कर लेते हैं। ऑरेंज आपके पास ये वाला है येलो कलर का, है ना? तो येलो कलर का दैट इज 17। तो कितनी ज्यादा है? 17 से 3 ज्यादा है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ऑरेंज की तुलना में 3 ज्यादा है मेलन्स की सेल, दैट इज जून कोमा 3, ऑप्शन नंबर 1। तो 3 डायमेंशनल क्वेश्चन काफी कम आते हैं। अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, तो कहीं भी 3 डायमेंशनल चार्ट नहीं दे रखा। यहाँ पे 3 डायमेंशनल चार्ट आपके पास पहली बार आया है,
लेकिन आसान है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसानी से आप इसको पढ़ सकते हो, बस पढ़ना आपको आना चाहिए। चलिए फिर से एक और चार्ट का ऊपर क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वाज द प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए कार मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ दिस टाइप कार इन द गिवन ईयर्स। तो कितने सालों में टाइप ए कार का प्रोडक्शन टोटल टाइप ए कार के प्रोडक्शन के एवरेज से ज्यादा है। तो सबसे पहले तो अपन को टाइप ए कार का एवरेज निकालना है। देखिए टाइप ए कार जो है वो ये ब्लू कलर वाली है, तो अपन को सिर्फ और सिर्फ इस ब्लू कलर लाइन पे फोकस करना है। 100 प्लस 125 प्लस 200 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 400, इसका ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 100 और 100 200, 200 और 200 400, 400 और 200 600, 600 और 300 900, 900 और 400 1300, 1350 1375, तो टोटल आ गया 1375 डिवाइड बाय टोटल कितने ईयर है, 1 2 3 4 5 6, तो एवरेज आ जाएगा 1375 बटा 6। ये तो आ गया एवरेज। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। 6 का 2 बार में 12, फिर 2 बार में 12 और 55, मतलब 55 के हिसाब से 6 का 9 बार में 54, तो लगभग लगभग 229 हो जाता है, 229 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो अब अपन को बताना है कि कौन कौन से ईयर है जिसमें टाइप ए का प्रोडक्शन उसके एवरेज से ज्यादा है, मतलब 229 से ज्यादा है। तो 229 से ज्यादा कौन कौन सा ईयर है, तो देखिए 229 से ज्यादा 2019 है क्योंकि उसमें कितना है 250 है, 2020 है क्योंकि उसमें 300 है, और 2021 है क्योंकि उसमें 400 है। तो इन 3 साल पे जो टाइप ए का प्रोडक्शन है वो 229 से ज्यादा है, मतलब सारे सालों का एवरेज से ज्यादा है। तो टोटल आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 3 ईयर्स, 3 साल। इन ए सर्कल एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। चलिए बना लेते हैं, सर्किल बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहां पे बोलना जा रहा है कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये ए बी सी डी, ये तो हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इन विच ए इज ड्रॉन पैरेलल टू सी डी, ए जो है वो सी डी के पैरेलल खींची जाती है। देखिए सी डी ये है, अब ए अपन को इस तरीके से खींचना है कि सी डी के पैरेलल हो जाए। तो कुछ इस तरीके से अपन बना सकते हैं, यहां पे इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये लगभग लगभग पैरेलल हो जाएगी। मतलब अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाना चाहूं तो आप देख सकते हैं यहां पे ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये डॉटेड लाइन और ए लाइन आपस में पैरेलल है। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि ए लाइन जो है वो सी डी लाइन के पैरेलल हो गई। एंड बी इज प्रोड्यूस टू एफ, और बी ए इज प्रोड्यूस टू एफ, मतलब बी ए को कुछ इस तरीके से आगे प्रोड्यूस किया गया है एफ तक। बोला जा रहा है कि एंगल एबीसी 85 डिग्री के बराबर है, मतलब ये वाला एंगल 85 डिग्री है। एफ ए ई ये है 24 डिग्री के बराबर। तो अपन से एंगल बीसीडी पूछ रहा है, बीसीडी मतलब ये वाला एंगल अपन से पूछा जा रहा है। चलिए ठीक है, तो अब आप यहां पे देखिए, अगर एंगल एबीडी 85 है तो एंगल एडीसी अपन निकाल सकते हैं। अपन जानते हैं कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 85, दैट इज 95 डिग्री। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो ये ई ए डी सी, यहां पे आपको ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल दिखेंगे क्योंकि एई और सी डी बराबर पैरेलल है। जब कभी भी ये लाइनें पैरेलल होती है तो मैं बोल सकता हूं ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता है। दैट मीन्स कि अपन बोल सकते हैं कि ये एंगल जो है वो 95 डिग्री के बराबर हो जाएगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट अपोजिट एंगल। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए, अपन जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक खास बात होती है कि इंटरनल एंगल इज इक्वल टू एक्सटेरियर ऑफ अपोजिट एंगल। मतलब अगर मेरे को बीसीडी फाइंड आउट करना है तो मैं बीएडी का एक्सटेरियर एंगल फाइंड आउट करना चाहूंगा। तो बीएडी का एक्सटेरियर एंगल कौन सा हो जाएगा, वो ये पूरा हो जाएगा, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल कितना है, 24 प्लस 95, 5 और 4 9, 9 और 2 11, मतलब 119 डिग्री। इसका मतलब एंगल बीसीडी भी आपका 119 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहां पे मेन दिक्कत जो आती है वो आती है फिगर बनाने में। अगर आपने फिगर गलत बनाया तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे।
तो इसलिए फिगर बनाने के ऊपर काफी फोकस रखें। ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, 10th या 9th। एनसीईआरटी की बुक में अगर आप देखेंगे तो 9th या 10th की बुक में इस तरीके का सेम क्वेश्चन दे रखा है, बस डिजिट्स को चेंज किया गया है। The price of an electric bike was 1,25,000 last year. This year its price got decreased by 30%. What is the price of the electric bike this year? देखिए लास्ट ईयर बाइक की प्राइस थी 1,25,000, इस साल 30% प्राइस गिर गई। 30% गिरने का मतलब कितनी हो गई? कोई भी चीज को अगर अपन 100% मानते हैं तो 30% गिरने का मतलब है कि इस साल प्राइस 70% रह गई। तो इसका 70% अपन को फाइंड आउट करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये 2 जीरो ऐसे आ जाएगा। 7 पंजे 35 की 5, 3 कैरी चला गया, 7 दूनी 14 और 3 17 की 7, 1 कैरी चला गया, तो 87,500। तो इस साल प्राइस जो है घट के 87,500 रह गई। द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2:3। कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो अपन को दे रखा है 2:3। देखिए सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πrh, तो 2πrh डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होता है? πr²h। ये अपन को दे रखा है इक्वल टू 2/3 के। यहां पे सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास आ गया 1/r इक्वल टू 1/3। दैट मीन्स r इक्वल टू 3। इसका मतलब रेडियस आ गई 3 के बराबर। इसके अलावा दे रखा है रेडियस और हाइट का रेशियो भी अपन को दे रखा है सिलेंडर का, दैट इज r/h इक्वल टू 3/7। देखिए r पहले ही अपन निकाल चुके थे, तो 3/h इक्वल टू 3/7, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो h इक्वल टू कितना आ गया? 7 के बराबर। रेडियस भी मिल गई, हाइट भी मिल गई, टोटल सरफेस एरिया अपन को फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr r+h। यहां पे पाई को ऐसे रहने देते हैं क्योंकि ऑप्शन में पाई ऐसे की ऐसे ही है, तो 2 इंटू पाई रेडियस, रेडियस है 3 के बराबर, इंटू रेडियस प्लस हाइट, 3 + 7 10, तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 इंटू 10 60, दैट इज 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2। तो एक आसान सा सवाल है, सब कुछ अपन को दे ही रखा था वैसे, बस रेशियो में दे रखा है, उसको नॉर्मल तरीके से आप निकाल सकते हैं। 2 सर्किल्स टच ईच अदर एट ए पॉइंट O। दो सर्किल एक दूसरे से टच कर रहे हैं पॉइंट O पे, तो कुछ इस तरीके से एक्सटर्नल टच करेंगे, ठीक है। यहां पे मान लेते हैं ये पॉइंट O है। AB इज ए सिंपल कॉमन टेंजेंट टू बोथ दी सर्किल। AB एक कॉमन टेंजेंट है। अब देखिए जब कभी भी दो सर्किल एक्सटर्नली टच करते हैं तो उस केस में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं बनाई जा सकती, उस केस में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही पॉसिबल होती है। तो ये दोनों सर्किल पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B, ठीक है, एट द पॉइंट A एंड B। इफ रेडियाई ऑफ द सर्किल्स आर 9 and 4 देन फाइंड AB। इस सर्किल की रेडियाई 9 के बराबर है और इस वाले सर्किल की रेडियाई 4 के बराबर है। तो यहां पे अपन से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछ रहा है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं, कितना होता है? स्क्वायर रूट में दोनों सर्किल के सेंटर का स्क्वायर, मतलब सेंटर के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, O1 O2 का स्क्वायर, इसको मैं O1 और इसको O2 मान लेता हूं, O1 O2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला। देखिए O1 O2 जब दो सर्किल आपस में टच करते हैं तो O1 O2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाता है। O1 O2 अगर आपको निकालना है तो बस इन दोनों सर्किल की रेडियस को ऐड कर दीजिए, दैट इज 9 + 4 13, 13 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 करेंगे 9 - 4, दैट इज कितना हो गया? 5, 5 स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 5 12 और 13 ट्रिपलेट होता है, तो मैं बोल सकता हूं कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 के बराबर। आप चाहे तो सोल्व भी कर सकते हैं। 13 का स्क्वायर 159, 159 माइनस 25 कितना होता है? 144, रूट 144 मतलब 12, तो कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। द गिवन टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स इन एन एग्जामिनेशन। एक टेबल अपन को दे रखी है जो कि 100 स्टूडेंट्स का मार्क्स बताता है आउट ऑफ 50, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने? 50 मार्क्स है। चलिए क्वेश्चन है, इफ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन फिजिक्स आर रिक्वायर्ड
फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज इन फिजिक्स हाउ मेनी स्टूडेंट विल बी एलिजिबल टू परस्यू हायर स्टडीज इन फिजिक्स। अगर फिजिक्स में हायर स्टडीज करने के लिए कम से कम 60% मार्क्स चाहिए तो कितने बच्चे एलिजिबल है? देखिए मैक्सिमम मार्क्स थे 50, अगर इसका 60% अगर आप निकालते हैं तो 50 का 60% कितना हो जाता है? दिस इज इक्वल टू 30। इसका मतलब यह है कि 30 या 30 से ज्यादा जितने भी बच्चों के नंबर आ रहे हैं वो सारे फिजिक्स में हायर स्टडीज करने के लिए एलिजिबल है। तो यहां पे अगर फिजिक्स की मैं बात करूं तो फिजिक्स इधर है 30 और अबोव। 30 और अबोव बोलने का मतलब है कि जितने भी बच्चे जिनके 30 या 30 से ऊपर नंबर आए वो इस कॉलम 30 और अबोव में लाई करेंगे, और वो बच्चे कितने? वो है 21। दैट मीन्स कि टोटल 21 स्टूडेंट में से जिनके 30 या 30 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो ये सारे 21 एलिजिबल है। ऑप्शन नंबर 3। देखिए 30 और अबोव का बोलने का मतलब 40 और अबोव भी है, मतलब 40 और अबोव में जितने बच्चे हैं वो सारे 30 और अबोव में आ चुके हैं। 30 और अबोव में 39 भी होता है, 35 भी होता है, 45 भी होता है। तो 40 और अबोव वाले बच्चे भी 30 और अबोव में आ चुके हैं, तो अपन को इसको ऐड नहीं करना, ये 40 और अबोव को अलग छोड़ देना है। अगर ये अपन से 30 से 40 और 40 से 50 इस तरीके से दे रखा होता टेबल तो फिर अपन इस 40 से 50 वाले को भी ऐड करते हैं, लेकिन यहां पे अपन को 30 और अबोव दे रखा है तो उसमें ये आ चुका है। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। इसी तरह की और भी नई वीडियो जो आपको मिलती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।